नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा गति, वेग, विराम क्या होता है, चाल क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आज जो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये चीज़ें भाई आई कहाँ से, किसने इसके ऊपर सर्वप्रथम जो है अपने विचार रखे या ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में जानकारियाँ एकत्रित की। ठीक है, तो उन महान हस्ती का नाम था गैलीलियो गैलीली। क्या था? गैलीलियो गैलीली, जो कि 15 फरवरी 1564 में पैदा हुए इटली के अंदर। ठीक है, ये एक पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ मैंने बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, जो जिनको बहुत अलग अलग विषय में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, उनको हम पॉलीमैथ बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है इनके पिताजी के कहने पे सर्वप्रथम जो है मेडिकल में, चिकित्सा विज्ञान में जो है अपनी पढ़ाई शुरू की। लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो क्या था कि भाई मैं मैथमेटिक्स में जाना चाहता हूँ। तो इन्होंने जो है उनके पिताजी की मृत्यु के बाद जो है गणित के प्रोफेसर के रूप में जो है अपना जो कार्य शुरू किया। तो जैसे कि 3 इडियट्स मूवी है, तो उसमें भी कहते हैं कि भाई वहीं पे जाना चाहिए जहाँ पे आदमी का इंटरेस्ट हो, क्योंकि उसी में रह के आदमी सबसे ज़्यादा काम कर सकता है। तो देखिए, जैसे ये मैथ के विद्वान बने, मैथ ऐसे इन्होंने प्रोफेशन के तौर पे लिया, व्यवसाय के तौर पे लिया, तो इन्होंने बहुत सारी जो है इसके बारे में शोध की। जैसे कि मैं बात करूं तो आर्किमिडीज का जो डेंसिटी का जो मैंने विषय करवाया था, उसके बारे में भी इन्होंने एक्यूरेसी के साथ बताया कि जो आर्किमिडीज ने कहा था वो सही है। ठीक है, उसके बाद जो है उस समय में जो खगोल विद्या थी भाई, जो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो काम चल रहे थे भाई, ब्रह्मांड में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इनके द्वारा जो बनाई गई दूरबीनें वगैरह थी, तो वो भी अति उत्तम थी। दूसरे जो वैज्ञानिक थे या इनके जो समकालिक थे, वो जिन तरह के उपकरण यूज़ कर रहे थे उनसे कहीं ज़्यादा जो है गैलीलियो गैलीली के उपकरण जो है अति उत्तम थे, क्वालिटी बहुत अच्छी थी उनकी। ठीक है, तो इन्होंने जो है सूर्य के अंदर जो काले रंग का धब्बा होता है, डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट इन द सन, वो भी इन्होंने बताया था कि भाई सबसे पहले इन्होंने बताया था कि सूरज के अंदर एक धब्बा है। ठीक है, उसके बाद जो है शनि ग्रह के जो चारों ओर जो हैं छल्ले बने हुए हैं, वो भी इन्होंने बताया था। ठीक है, और बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रहों के बारे में भी सर्वप्रथम इन्होंने बताया था। और 1640 के अंदर इन्होंने जो है पहले जो होते थे, आपने देखा होगा कि भी एक दीप जलते थे जो छत पे जो लटकाए जाते थे, वहाँ से ये जो है हिल डुल रहे थे। तो उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया कि ऐसे ही जो हमारी हार्ट बीट है या जो पेंडुलम का सिद्धांत सबसे पहले 1640 में जो है गैलीलियो गैलीली ने ही दिया था। इन्होंने गति के ऊपर भी बहुत कार्य किया, गति के ऊपर रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर भी इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। और जो आगे चलकर इन्हीं के काम को न्यूटन ने आगे जो है अपनी बुकों में लिखा। उन्होंने भी बहुत अच्छी जो है इस पे कार्य किया। तो आज का विषय हमारा जो है गति ही रहेगा। गति क्या है, विराम क्या है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी कोई वस्तु चलती है तो हम उसको कहते हैं कि गति में है। लेकिन कई बार जो है हम जो है विराम में होते हैं, लेकिन जो हमारी स्थिति बदलती रहती है। जैसे कि हम बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि ये कहते थे कि भाई गति क्यों होती है, बल के कारण। तो ये कहते थे कि जिस वस्तु पे कोई बल लग रहा है, बाह्य बल लग रहा है, तो वो क्या है, गति में होती है। ठीक है, तो लेकिन साइंटिस्टों ने धीरे धीरे, जैसे गैलीलियो गैलीली ने बताया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो तो हर वस्तु पे लगता रहता है, वो तो 24 घंटे लगता है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते। तो एक नई परिभाषा दी गई, क्या, अगर कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से अपनी दूरी बदल रही है तो वो क्या है, गति में होती है। ठीक है, वो क्या है, गति में होती है। अदरवाइज वो अगर किसी निश्चित बिंदु से अपनी दूरी नहीं बदल रही है तो वो क्या है, विराम में है। ठीक है, तो ये गैलीलियो गैलीली ने बताया कि भाई ऐसा करने से जो इसकी परिभाषा है वो बहुत ही उचित हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं।
विराम, जब कोई वस्तु आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा, मतलब अपने सराउंडिंग की अपेक्षा क्या है, अपना स्थान नहीं बदलती है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। ठीक है, मैं जो है इसके लिए एक पेड़ का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो है कोई पेड़ है, ठीक है, ये हमारे पास पेड़ है, तो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो अगर इसकी दूरी यहाँ से हमने जो है अलग अलग समय में देखी और समान पाई गई, तो हम कहेंगे कि ये जो है गति में नहीं है, क्योंकि निश्चित बिंदु है। इस जो है विषय को हम आगे भी अपने क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तब हम इसको काम में लेंगे। तो एक निश्चित समय से अगर कोई एक निश्चित बिंदु से कोई वस्तु अपनी स्थिति को नहीं बदलती है, तो वो क्या है, विराम के अंदर होती है। ठीक है, आगे जो है गति में कब होगी, जब वो इस निश्चित बिंदु से अपनी स्थिति को बदल लेती है। स्थिति भी याद रखना है, दूरी का मतलब एक तरह से हम स्थिति का ही लेंगे, तो स्थिति बदल लेती है तो वो क्या हो जाती है, गति में होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे, जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान बदल लेती है तो उसे हम गति में कहते हैं। क्या कहते हैं, गति में। अपने आसपास मतलब एक मूल बिंदु हमें वहाँ पे सुनिश्चित करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो गति होगी हमारी। उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं चाल का मतलब स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या है, जब भी हम वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर बताते हैं, वस्तु की स्थिति में, स्थिति कह रहा है, स्थिति का मतलब दूरी, परिवर्तन दर समय के हिसाब से कितना बदल रहा है उसको। ठीक है, तो इसको मैं बात करूं स्पीड, जिसको हम चाल कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दूरी। स्थिति का मतलब क्या कह रहे हैं, दूरी। जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसको मैं बताऊंगा कैसे ही हमने यूज़ करना है। ठीक है, ये चीज़ें ही जो है हम हमारे पढ़ाने वाले हर कोई ये चीज़ नहीं बताता कि दूरी स्थिति, तो बच्चे इसमें पजल हो जाते हैं, दूरी कैसे लेनी है, स्थिति कैसे लेनी है। तो जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब इसको देखेंगे। तो दूरी बटे में समय, ये हमारी चाल है। तो यहाँ से हमें आइडिया नहीं लग रहा, दूरी को हम क्या है, मीटर में मापते हैं। ठीक है, समय को हम सेकंड में मापते हैं। तो इसकी जो है यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और क्या है, किलोमीटर में भी मापते हैं, तो इसको हम किलोमीटर पर क्या, आवर, घंटे में भी माप सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी ये बड़ी यूनिट हो जाएगी, छोटी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें ये आइडिया नहीं मिल रहा कि भाई कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम बॉम्बे जा रहे हैं, हम भाई पंजाब जा रहे हैं, ये पता नहीं चलता है। तो यहाँ से हमें किस चीज़ का, दिशा का अनुमान नहीं लग रहा है, यहाँ से दिशा नहीं पता चल रही। तो ये चाल एक ऐसी राशि है जिसके पास दिशा नहीं है, इसको हम बोलेंगे अदिश। क्या बोलेंगे, अदिश। मतलब यहाँ पे केवल परिमाण है। क्या है, केवल परिमाण है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली। तो यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं हम, क्या कि भाई दूरी जो है जीरो भी हो सकती है। मान लो कोई जो है अपनी वस्तु अपनी स्थिति को ना बदले एक मूल बिंदु के अकॉर्डिंग अनुसार, तो वो जीरो हो जाएगी बटे में समय कुछ भी हो, मान लो टी है तो इसका वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो दूरी जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने सीख ली। इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं ये भी सीख ली। ठीक है, पेपर में ये यूनिट भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलो आइए आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले हमने यही देखना, अगर मैं चाल को एक विशेष दिशा के साथ बताऊं तो क्या हो जाता है, वेग हो जाता है। अगर मैं इसमें दिशा और जोड़ दूं, ऐड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। तो एक निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या होगी। सिर्फ यहाँ पे हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे सिर्फ दिशा ऐड कर दी, किसी निश्चित दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। तो स्थिति में तो वहाँ पे भी था, समय चाल में भी था, तो यहाँ पे एक दिशा लगा दी। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उत्तर दिशा में,
ठीक है। तो अब ये डायरेक्शन मिल गई, इसको दिशा मिल गई, तो ये क्या हो गया, वेग हो गया। ठीक है, दोनों में यही एक मोटा जो है अंतर है, यही डिफरेंस है। ठीक है, यूनिट सेम रहेंगी, जैसे ही हमारी जो है चाल की जो यूनिटें थी, इकाइयाँ थी, वही वेग की इकाइयाँ रहेंगी। तो यहाँ पे दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, तो यहाँ पे एक नई चीज़ और आ जाती है। वहाँ पे हमने क्या लिया था, दूरी ली थी, क्या ली थी, दूरी। लेकिन यहाँ पे हम जो है दूरी नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम क्या, विस्थापन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ये जैसे दूरी तो हमने एक रेखीय दिशा में, जो एक रेखीय मार्ग में हमने सीधी लाइन में जो है एक दूरी तय की, ठीक है, तो वो हमारी दूरी हो जाएगी। उसी में अगर हम उसी दिशा में ये जाते हैं तो भी ये क्या रहती है, दूरी कह सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये होता है हमारे जो प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है, उनके मध्य में न्यूनतम दूरी क्या होती है, उसको हम विस्थापन बोलते हैं। जैसे हम एक सर्कल की बात करें तो हम जैसे एक एथलेटिक ट्रैक की बात करें हैं, जहाँ पे कोई धावक दौड़ता है, तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने जो है यहाँ से दौड़ना शुरू किया, ठीक है, तो एक राउंड पूरा कर लिया, उसके बाद फिर दूसरा। तो अगर हम यहाँ पे दौड़ के वापस आ जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, विस्थापन 0 हो जाएगा। और जैसे ही हम कोणों की बात करते हैं तो उनमें हम नेगेटिव भी, ऋणात्मक भी जो है कोण लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो है, आगे मैं कुछ करता हूँ इसमें, जैसे हमने देखा वेग, वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन, विस्थापन बटे में समय, तो ये हो जाएगा वेग। यहाँ से हमने क्या देखा भाई, विस्थापन क्या है, 0 भी हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे हमने दूरी को लिया था। लेकिन ये तो क्या है, नेगेटिव भी हो सकता है, और बटे में समय, ठीक है। इसका मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये नेगेटिव, तो विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब वेग 0 भी हो सकता है, वेग की बात कर रहे हैं हम, वेग क्या है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। लेकिन चाल जो है कभी भी, चाल जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो यही जो है उनके अंदर, चाल और वेग के अंदर आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे दिशा थी, तो जिसके साथ दिशा होती है उसको क्या कहते हैं, सदिश, सदिश, नाम से भी पता चला है, सह का मतलब साथ, और जिसके साथ में दिशा होती है उसको सदिश कहते हैं, ठीक है। इसकी इकाइयाँ मैंने बता दी हैं, चाल की जो इकाइयाँ होती हैं उसके बराबर होती हैं, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आता है। फिर जैसे कि मैं कहूँ कि मैं भाई दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर एक निश्चित दिशा के साथ, ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले, वेग से चले, और मुंबई भी 100, वो जो पूरी यात्रा के दौरान जो हमारी 100 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बीच में कोई कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, कोई पशु या भी कोई ब्रेकर आ सकता है, ठीक है, तो उसके कारण हमने कम ज़्यादा भी करनी पड़ती है। तो हमने जो नई राशि के बारे में पढ़ना है वो होता है त्वरण। त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रारंभिक वेग क्या है, ये u जो है प्रारंभिक वेग है, क्या है, प्रारंभिक, शुरुआती प्रारंभिक वेग है, ठीक है। v अंतिम वेग, क्या है, अंतिम वेग, ठीक है, ओके। और t जो है हमारा समय, क्या है, ये समय है। तो हमने देखा कि वेग में परिवर्तन की दर और त्वरण को हम हमेशा ही स्मॉल a से लिखते हैं, स्मॉल a से, छोटी a से लिखते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ए क्या है, वेग में परिवर्तन, तो अंतिम ये है और जो है प्रारंभिक ये है, तो वेग में परिवर्तन हो गया v माइनस के u, ठीक है, और बटे में जो, क्योंकि समय के हिसाब से होगा ना परिवर्तन, तो हम इसके डिवाइड में क्या कर देंगे, t कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा त्वरण v माइनस के u इक्वल टू 80। और इसको जो है सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हो v बाई टी। इसकी यूनिट क्या होती है, v की मीटर पर सेकंड, ठीक है, और अगेन एक टी और नीचे है तो इसकी भी क्या हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी यूनिट, ठीक है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है, इसकी यूनिट भी हमने सीख ली है, ठीक है। और इस त्वरण की जो दिशा होगी वो होगी गति की दिशा। जो ये वेग की जो दिशा है, यहाँ पे जो वेग की दिशा है वही त्वरण की दिशा होगी, वही त्वरण की दिशा होगी। अब क्या हमने, जैसे मैंने कहा दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं तो एक जैसी स्पीड नहीं होती, हमारी वेग जो है, वेलोसिटी जो है एक जैसी नहीं होती, तो कभी जो है हमने ब्रेक भी लगाने पड़ते हैं। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं मतलब किसी चीज़ को मंद करते हैं, आहिस्ता करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, तब हमने त्वरण नहीं करना पड़ेगा, तब हमने क्या है उसकी स्पीड को, उसके वेग को घटाना पड़ेगा, और उस जो घटे हुए वेग को हम क्या कहते हैं, मंदन। क्या कहते हैं, मंदन। इसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये है तो एक्सेलरेशन ही, त्वरण ही है, लेकिन क्या है जो दिशा है वो क्या आ जाएगी, इसकी नेगेटिव आ जाएगी, जो इसका जो है नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मंदन। तो हमने जो है विराम, गति, चाल, वेग, जिसको हम वेलोसिटी बोलते हैं, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, जैसे चाल को हम स्पीड बोलते हैं, तो इनके बारे में जो जानकारियां हैं ले ली हैं, भाई दिशा के साथ क्या फ़र्क पड़ता है इनका, ठीक है। अब जो है कुछ गति के जो समीकरण हैं, वेग के समीकरण हैं, समय के साथ उनका क्या संबंध होता है वो भी देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। चलो आइए करते हैं हम। तो सबसे पहला जो समीकरण है वो क्या है, v माइनस के u इक्वल टू 80 होता है। ये हमारा फर्स्ट समीकरण है। क्या है, पहला समीकरण हमारा क्या है, v माइनस के u इक्वल टू 80 होता है। तो ये आया कैसे, अभी अभी हम करके आए हैं, वेग में परिवर्तन की दर v माइनस के u, ये क्या था भाई, बाई टी, ये क्या था एक्सेलरेशन, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आर पार गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा v माइनस के u इक्वल टू 80। तो यहाँ से ये जो है क्या आ जाएगी, जो गति की जो समीकरण है, वेग की समीकरण है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। जो सेकंड जो हमारी इक्वेशन रहेगी वो क्या है, दूरी के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये होता है हमारा दूसरा समीकरण, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि भाई ये कैसे निकलता है, ठीक है। सबसे पहले चीज़ों को रटना नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ चीज़ों को रटो मत, समझ कर आप रट सकते हो, वो ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा समय तक आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। तो दूरी के लिए हमने देखा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो हम देख लेते हैं ये कैसे आता है। तो हमने क्या है, जब कोई वस्तु समान त्वरण से चलती है, समान त्वरण से चलती है, ठीक है, त्वरण के अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, तब बात करें तो उसका जो प्रारंभिक समय में जो वेग था और अंतिम समय में वेग था, जो u और v थे हमारे, उनका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा, ठीक है। तो उनका औसत क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v प्लस के u डिवाइडेड बाय 2, v प्लस के u डिवाइडेड बाय 2, ये औसत आ जाएगा हमारा, क्या है, औसत वेग, औसत वेग, ठीक है, ये औसत वेग आ गया हमारा। अब हमने यहाँ से दूरी बतानी है, दूरी s, तो दूरी क्या होता है, दूरी होती है हमारी चाल, या हम वेग भी कह सकते हैं, वेग गुणा में
समय, वेग गुणा में समय, वेग गुणा में क्या होता है समय। चलो नहीं विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या होता है वेग गुणा में समय। ये हमारी क्या होती है दूरी होती है, क्या होती है दूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेग हमने देखा क्या है s, वेग क्या है भाई v प्लस के यू डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा समय है इंटू में t, इंटू में t आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से t यहाँ पे आ गया। अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन देखी थी वो क्या थी v माइनस के यू इक्वल टू 8t, v माइनस के यू इक्वल टू 8t। तो यहाँ से v की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी u प्लस के 8t, जो कि हम इस समीकरण में रख देंगे। यहाँ से v इक्वल टू यू प्लस के 8t यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, v के स्थान पे, ठीक है। तो यहाँ से ये रख दिया हमने, ये आ जाएगा u प्लस के 8t, ठीक है, प्लस के u डिवाइडेड बाय 2 इंटू में t। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, देखो हमने देखा एक u, दो u, ठीक है, और प्लस के at, ये u है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना इसके ऊपर, बटे में 2 इक्वल टू, ये था इसके मल्टीप्लाई t था, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्टेंस u, 2u प्लस at। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और t जो है एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये at स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से s क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि जो है पिछली स्लाइड में हमने देखा था ये t इसके साथ गुणा हो गया, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये t है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो at स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमने किया है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। तो यहाँ पे जो s जो है हमने बताया ये दूरी होती है, v हमने देख लिया था, u क्या था प्रारंभिक वेग, ठीक है, और v हमारा था अंतिम वेग, ठीक है। t जो था हमारा समय है, और a जो है हमारा त्वरण, क्या है त्वरण, ठीक है। ये चीज़ें हमने पहले भी देख ली, ठीक है। तो नेक्स्ट जो समीकरण है हमारा वो हम देख लेते हैं, वो क्या है v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये है। अब ये कैसे आया, हम जानते हैं क्या है, हम क्या जानते हैं भाई, अभी हमने क्या देखा, औसत वेग देखा था v प्लस के u डिवाइडेड बाय 2, ये क्या था v एवरेज था, ठीक है। यहाँ से हमने जो है अब जैसे दूरी निकाली थी, तो हमने यहाँ से अब क्या निकालनी है दूरी बटे में समय, ये क्या होता है चाल ही होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा v प्लस के u, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये क्या होता है स्पीड ही तो होता है, वेग होता है। अगर इसके साथ दिशा दी हुई होती है तो ये क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड होती है। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो वेग आ जाएगा, तो यही तो है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम अब इस t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से ये s जो है क्या हो जाएगा हमारा v प्लस के u डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, ठीक है, लास्ट हमने देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा s इक्वल टू v प्लस के u डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। लेकिन जो पहली गति की समीकरण देखी थी हमने, वहाँ से पता था v माइनस के u इक्वल टू at होता है। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी v माइनस के u डिवाइडेड बाय a, ये हो जाएगी t की वैल्यू, t का मान निकल आएगा। तो t का मान अब यहाँ पे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा
v प्लस के u डिवाइडेड बाई 2, t की जगह हम क्या रख देंगे अब v माइनस के u डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो यहाँ से ये फार्मूला बन गया क्या, a प्लस के b गुणा में a माइनस के b। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से v स्क्वेयर माइनस के u स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2a, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आर पार गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2as, ये देखिए 2as, और यहाँ पे एक मान लेंगे, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा v स्क्वेयर माइनस के u स्क्वेयर, क्या हो जाएगा v स्क्वेयर माइनस के u स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमने जो है गति के समीकरण देख लिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मेन चीज़ क्या है, देखिए हम इन इक्वेशन को, इन समीकरणों को ग्राफ की सहायता से भी निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से, ग्राफ की सहायता से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा, अब जो है हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे v है। ठीक है, तो ये क्या है, वेग और ये समय। तो ये जो समीकरण है हम वेग और समय के लिए प्रयोग करेंगे। क्या है, वेग और समय के लिए प्रयोग करेंगे इस समीकरण को। ये ध्यान रखना, ये हर कोई व्यक्ति आपको बताता नहीं है, लेकिन जहाँ पे वेग और समय के बीच में संबंध पूछेंगे तो हम इस समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास 3 समीकरण हैं, हम उसमें पजल हो जाते हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इनको ग्राफ की हेल्प से पता लगाएंगे तो और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने बता दिया वेग और समय के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये समीकरण है जो हमने आगे ड्राइव किया हुआ था। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये देखो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। तो s, तो जब हमने किसी वस्तु की स्थिति के बारे में बताया तो हम उसकी दूरी से ही कंसर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, स्थिति। क्या है ये, स्थिति। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, स्थिति है ये। ठीक है, और ये क्या है, समय। इसका मतलब ये समीकरण किसके लिए होगी, स्थिति और समय के लिए। जब आपको स्थिति और समय का संबंध बताना है तो हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वाली समीकरण प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओके। तो आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, सर यहाँ पे तो इसने वेग भी दे रखा है, लेकिन जब हम किसी चीज़ का प्रारंभिक वेग करेंगे तो प्रारंभिक तो क्या है भाई, यहाँ पे जब चलना शुरू करती है तो 0 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये t और s के बीच में ही रिलेशन पता चलेगा। ठीक है, तो इसका भी आप ध्यान करोगे, क्वेश्चन में इसको बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा मैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो हमारी तीसरी समीकरण थी, ये वाली तीसरी समीकरण। ठीक है, यहाँ से आप क्लियर पता चल रहा है क्या है, स्थिति है, दूरी, ठीक है, और यहाँ से वेग। तो ये जो समीकरण हम यूज करेंगे वेग और स्थिति को बताने के लिए प्रयोग करेंगे। वेग और स्थिति को दर्शाने के लिए हम v स्क्वेयर माइनस के u स्क्वेयर इक्वल टू 2as जो समीकरण प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे इसको विराम देते हैं, क्योंकि जो लेक्चर है बड़ा होने जा रहा है। ठीक है, लगभग जो है 30 मिनट के आसपास हो जाएगा। तो मैं इसको छोटे छोटे जो है समय के जो लेक्चर में, जो वीडियो में बना रहा हूँ, तो ये जो है ताकि स्टूडेंट्स को जो है बोर ना हो इसको पढ़ के। ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट लेके इसको पढ़ना है। मैंने सारी चीज़ें क्लियर बताती है कि भाई ये समीकरण किसके लिए प्रयोग होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ग्राफ से कैसे इन चीज़ों को निकालते हैं और उनके बेस्ड ऊपर जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।